चलिए शुरू करें। हाँ भाई, तो पिछली क्लास में मैंने आपको फंक्शन की पूरी कहानी, पूरी पिक्चर आपको समझा दिया था। फंक्शन होता क्या है, फंक्शन के कितने प्रकार होते हैं। आवाज कर रहे हैं? ए मनीष, मनीष, ए मनीष, देख ले सबको दबा के ना, एक ही नियम है आप, लेकिन दबाते वक्त इसको देखना पड़ता है कि बंद हुआ एक नहीं हुआ। मनीष, ये आवाज कर रहा था। हाँ ये आवाज कर रहा था। ये अच्छा, उसको आप बोल रहे थे क्या? आवाज ये कर रहा था, मतलब कहीं और हो रहा था, वो कहीं और समझ कुछ और रहे। ठीक है, एक दो तीन चल रहा है। आपको दिक्कत? ये देखो बंद सर, एसी में ठीक रहेगा, एसी में चला। अरे एसी का नाम है, एसी है देखो, कल बन जाएगा ना मनीष, कल बन जाएगा। ये सारा अकेले क्या क्या करें? अरे अभी लड़ाई हो जाए। हाँ भाई, तो चलिए आज मैं शुरू करता हूँ फंक्शन का ही कुछ एनहेंस वर्जन। देखो बार बार हम लोग जो है ना पढ़ रहे हैं फलन, ठीक है। कोई चीज जब हम पढ़ रहे हैं फंक्शन के बारे में, तो यहाँ पे आप देखना आपके दो क्वेश्चन एग्जाम में पक्का है, श्योर है। मैं इसमें फंक्शन, ठीक है। फलन में कितने क्वेश्चन श्योर है? दो क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम, ठीक है। इसलिए उसको ना एक एक चीज को अच्छे से समझना। कल मैं बकायदा टाइम लेकर के एक एक ग्राफ को अच्छे समझाया है। मैं समझता हूँ घर में जाकर के आप देखेंगे तो सब समझ में आ गया है, ठीक है। एक टाइप और रह गया है जिसको मैं नहीं बता पाया था, और आपको याद होगा, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति की फलन, उसमें क्वेश्चन आया था जिसमें हम लोग आंशिक फलन करके यूज किए थे, है ना, याद है? आंशिक फलन, तो मैं ऐसा लिखूंगा समझ में आएगा, ऐसा ये एक्स ऐसा कुछ फलन है, उसको हम कहते हैं क्या? आंशिक फलन, है ना। तो आंशिक फलन क्या होता है, इसको हमको मुझे समझाना जरूरी है। ये दो चीजें जो है आपको समझ में आ गई, इसी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए नोट करिए आंशिक फलन। एक्स के जगह डॉट भी रहते हैं, हाँ डॉट कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। आंशिक भाग फलन, ऊपर भाग नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है यार, लाइव चल रहा हो तो आ रहा हो। लाइव चल रहा है क्या? ब्लैक के ऊपर लिखा रहा है सर, ब्लैक में भी नहीं आ पा रहा है। नहीं वो ना क्लास से दिखता है कि नहीं दिख रहा, लेकिन दिखता है। सुन तो रहे हैं ना, एक बार मोबाइल में ऑन करके देख लो ना, ठीक है, देख लो, तकलीफ नहीं नहीं सामने वाले बहुत क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को कल जो है बहुत सारे प्रकार बताए थे, उस सब प्रकार में सबसे बेहतरीन जो प्रकार है ना, वो कौन सा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। मतलब उससे क्वेश्चन बनेंगे आप, और मापांक पर, और एक तो सिग्नम पर। बाकी को याद रखो ना रखो, ये तीन को जरूर याद रखो, इन तीन की एक एक चीज को याद रखो, ठीक है। तीन के सारे चीजों को आपको याद रखना है ना। सारी चीजों का मतलब क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैसे माइनस होता है, कैसे प्लस होता है, कौन सी वैल्यू, वो ग्राफ तक आपको दिमाग में रखना। देखो कोई फंक्शन का ग्राफ अगर आपके दिमाग में है ना, तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाता है कि ये कैसे मूवमेंट हो रहा है, क्या कहानी बन रही है, ठीक है। तो वैसे अब इसके जो आपके ने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसी के बाद जो है ये अगला जो मैंने बताया, ये क्या है? पार्शियल पार्ट फंक्शन ना, आंशिक भाग फलन। हिंदी में लिख लो, आंशिक
भाग फलन लिख लिए? ठीक। अब देखो बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि ये जो ब्रैकेट है ना, अभी तक हम लोग क्या करते आए हैं इस ब्रैकेट को, जैसे मैं ऐसा लिखता हूँ तो समुच्चय ए की बात हो रही है, बात समझ में है कि नहीं? और ऐसा लिखता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है वह क्या है, ये इस फंक्शन का चिन्ह है। ठीक है, बात समझ में है कि नहीं? आप समझो आर और आर लिखने में फर्क है। बोलो सर कैसे फर्क है? ये आर रियल है ना, फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, संबंध को फलन करता है, संबंध रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये आर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो स्पेशल केस में आपको शो भी करना पड़ेगा कि भाई ये आर रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आर, बस यही काम यहाँ पे भी करना होगा। ये जो सर्कल ब्रैकेट है ना, ये जो सर्कल ब्रैकेट है एक अर्थों में सेट को भी रिप्रेजेंट करेगा और एक अर्थों में पार्शियल डिफरेंशियल, पार्शियल क्या पार्ट फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, लेकिन उसमें जब भी पार्शियल ये वाली बात करेगा, वो पार्शियल पार्ट जो फंक्शन की बात करेगा तो कहेगा कि सपोज ये 3 है और जहां ऐसा लिखेगा, वो याद रखेगा क्या लिखेगा, जहां ये जो है ना, ये ऐसा डॉट के बीच में लिखेगा कि ये जो है वह क्या है, आंशिक भाग फलन है। स्पष्ट लिखना पड़ेगा उसको, ये समझ में आ गया? मतलब ऐसा अगर लिख दिया है तो हम तो अभी इसको नहीं लिखेंगे, समुच्चय 3 है बोल रहे भाई, समुच्चय में एक एलिमेंट है वो है 3, ऐसा पढ़ेंगे ना हम लोग। लेकिन जब ये आ जाता है तब ये वाली कहानी चालू हो जाती है। ठीक है, तो पहले तो मैं बताया कि भाई इनको चिन्हों का क्या खेल है, ये मैंने आपको बताया, समझ में आया कि नहीं? ओके, सबसे पहली बात इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, मतलब ये कर क्या रहा है, इसकी वैल्यू कैसे हम निकालते हैं। जैसे आपने देखा था ना, इसकी वैल्यू कैसे निकालते थे हम लोग, जैसे 5 था तो कैसे निकालते थे, 5 का 5, ठीक है ना। सेम एलिमेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन आर इक्वल टू s, आर इक्वल टू मतलब 5 आएगा है ना भाई, और पॉइंट में रहे तो उससे पहले वाला आएगा, यही है ना कहानी। पॉइंट पर रहेगा तो उससे पहले वाला। अब इसमें जस्ट उल्टा है। ठीक है, बाद वाला हाँ। सुनना, संसार ना इतना कठिन नहीं है जिसके लिए इतना परेशान हो, बहुत सरल है ना। घटनाएं हैं लहरों जैसी, तुम बहुत अर्थ दे रहे हो। जीवन विराट है सागर सा, तुम ऊपर ऊपर जीते हो। घटनाएं हैं लहरों जैसी, तुम बहुत अर्थ दे देते हो, इसलिए दुखी है। समझ में आई बात? ज्यादा अर्थ मत दो, अर्थ दिए मतलब दुखी होना लगता है, छोड़ो। रस्ते की सुबह से आदमी घर से है ना, इधर से उधर से निकाल दो, ठीक है? नहीं निकलता सर, वो यहाँ आ जाता है। गलत आदमी को यहाँ ले रहा है सर। अब भाई तो कहाँ पे था मैं? यहाँ पर देखिएगा, ये जो है ना, जैसे हम लोग देखते थे 5.1, तो ये क्या होता था 5, ठीक है ना। ब्रैकेट कैसे आया, आप इस पूरी कहानी आपको मालूम है, ठीक है? मैं एकदम मजाक समझाया। यस सर। अब यहाँ पे खास बात क्या है, इस फंक्शन में खास बात क्या है, उसका जस्ट उल्टा है। इसका जस्ट उल्टा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब रिजल्ट इसका ये ना आकर के 5 ना आकर के क्या आएगा, 5 दशमलव 1 आएगा। पॉइंट लेंगे इसमें दशमलव वाले एलिमेंट आएंगे। अब थोड़ा समझो, समझो। इधर देखो भाई, यहाँ पर आप ध्यान से देखना, यदि मैं ये 5.3 लिखता हूँ तो इसमें 2 चीजें, कौन सा, ये वाला हिस्सा पूर्णांक है और इसका पार्शियल भाग, ये मतलब भिन्न है, ठीक है भाई? पार्शियल होते हैं, क्या होते हैं, फ्रैक्शन पार्ट। ये इसका फ्रैक्शन पार्ट है और ये इंटीजर पार्ट है, 2 पार्ट है इसमें, है ना भाई? ये इंटीजर पार्ट है और ये क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो इसकी क्वालिटी ये है कि ये जो है इंटीजर पार्ट को छोड़ करके फ्रैक्शन पार्ट को ऑब्जर्व करता है, फ्रैक्शन पार्ट को देता है। फ्रैक्शन पार्ट क्या हो जाएगा इसका, 0. अगर वो वाला नहीं रहेगा, सिर्फ 5 रहेगा तो 0 आएगा। फ्रैक्शन पार्ट है नहीं उसमें, 5.0। मतलब ये देखो, ये जो है ना, ये खेल जो यही कहानी बना दिया पूरा।
उसी में छुपा हुआ है। जो फ्रैक्शनल पार्ट है वही इसका रिजल्ट होगा बोल रहा है। अब 5 में फ्रैक्शनल पार्ट तो है ही नहीं, केवल इंटीजर पार्ट है, पूर्णांक है ना भाई। पूर्णांक होगा और दशमलव के बाद कुछ अंक होगा। दशमलव के पहले को हम पूर्णांक कह देते हैं और दशमलव के बाद वाले को मैं अगर पार्शियल फॉर्म कहता हूं तो पूर्णांक वाला और पार्शियल वाले में हमको रिजल्ट कौन का किसका लेना है? पार्शियल वाले का, फ्रैक्शन वाले का लेना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हुआ यहाँ पे? 0.3 हुआ, 0.3 हुआ। आप बोल रहे सर 5 रहे तो क्या होगा? इसमें फ्रैक्शन पार्ट है ही नहीं तो क्या होगा? 0। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ 0, कुछ नहीं रखा है, पॉइंट के बाद कहां कुछ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हाँ थोड़ा समझना बात को ना, मैं एक एक चीज को अब लाइन से शुरू करता हूँ। इसको मिटाऊं क्या भाई? थोड़ा रुको मैं मिटाता हूँ फिर अच्छे से। इधर देखो भाई, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे 2.1, ये ऐसा, आप लोग थोड़ा देख लेना, कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा। गलती को कहना, इसलिए तो मैं काट रहा हूँ उसको। हाँ ये वाला करना है, मैं बता कुछ और रहा हूँ ना, मतलब आपको मैं कंपेयर करना चाह रहा था, तो कंपेयर करते वक्त उसको मिटाना भूल गया था, इसलिए मैं उसको पूरा मिटा कहानी बनाई अलग से। अब हम पढ़ा रहे हैं सिंपल क्या, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, इससे पहले मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में चला गया था ताकि मुझे कंपेयर करते बने दोनों में क्या डिफरेंस है ये कंपेयर करते। ठीक है, तो चलिए इसमें आपको क्या होता था, उसमें क्या करते थे, इसका रिजल्ट 2 आता था। किसमें? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका रिजल्ट दशमलव के बाद जो आएगा वो आएगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 0.1। ठीक है, इधर देखो भाई, यहाँ पे 2.2 लिखेंगे तो क्या होगा? 0.2। यहाँ पे 2.3 लिखेंगे तो क्या होगा? 0.3। ठीक है, यहाँ 2 से शुरू करता हूँ। 2 का मान क्या होगा? 0, है ना। फिर क्या होगा? 2.4 क्या होगा? 0.4। मैं कुछ समझा जा रहा है इसलिए लिख रहा हूँ। ये 5 क्या होगा? 0.5। फिर क्या होगा? 2.6 क्या हो जाएगा? 0.6। 2.7 क्या होगा? 0.7। 2.8 क्या होगा? 0.8। 2.9 क्या होगा? 0.9। और 3 क्या होगा? 0। तो चालू किया, 3 तक गया, दशमलव के बाद जो आया उसको लिखा, एक काम किया ना। इसमें एक खास बात आप देख रहे हो, खास बात क्या देख रहे हो? जल्दी बोलो। 0 है, 1 नहीं है। 1 क्यों नहीं है भाई? 1 इंटीजर हो जाता, इंटीजर में आ जाता। बात समझ में नहीं? इसका रिजल्ट हमेशा, अब एक निष्कर्ष पे पहुंचे भाई आप लोग, क्या निष्कर्ष पे पहुंचे कि 0 लेस आर इक्वल टू लेस देन 1। मतलब इसका जब भी मान निकालोगे वह शून्य तो हो सकता है और शून्य के बाद के एलिमेंट हो सकते हैं, एक कभी नहीं होगा। बोलो सर ये तो आप ठीक मजीरा बता दिए, निगेटिव वाले में कैसे करेंगे? होगा ना, ये पूछ रहे ना आप। निगेटिव वाले में जैसे हम बात करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे माइनस क्या है? -4.3 दशमलव की। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखिएगा कि दशमलव के बाद जो भी चीजें आती है, अगर क्या फ्रैक्शन पार्ट में हम बात करें तो उसके बाद के एलिमेंट को हमेशा हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। इस बात पे याद रखिए। पॉजिटिव कैसे लिखेंगे? मतलब इसको बनाने का तरीका कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो -5 धन 0.7। ठीक है, आएगा वो? यस सर, यस सर, नहीं आएगा? आएगा। ऋण 5 में 0.7 को घटा दो तो -4.3 आएगा ना? नहीं आएगा। 4.2 रहता तो क्या होता? 0.8। 4.5 रहता तो क्या होता? 0.5। 6 रहता तो 0.4। उस बात समझ जो कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है अपने आप? तो अब निगेटिव वाले के समय जब आप निकालने जाओगे ना, उसमें आपको उस पैटर्न को, पॉइंट वाले पैटर्न को हमेशा प्लस रखना है। ठीक है, इसमें आपको दिमाग वो नहीं दौड़ाना है माइनस माइनस वाला। ठीक है ना, इसमें बड़े एलिमेंट के सामने माइनस का चार्ज, उसमें क्या हम जोड़े ताकि वो रिजल्ट, बात को समझना जरूरी है आपको। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा 0.7।
नहीं आया समझ में? नहीं आया? इधर देखो भाई, इसको ध्यान देना, मैं ऋण 4.3 को ये लिखा, ये समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? अब ऋण 4.3 में ये ऋण आ गया इसलिए ऐसा कर रहा हूं ना मैं। ऋण नहीं आ रहा था तो इसका आंसर 0.3 रहता, 0.3 रहता। लेकिन ऋण आ गया है तो आपको क्या करना है ये मैं बताने का प्रयास कर। जब ऋण आ जाता है तब इस एलिमेंट में आप देखो, इस एलिमेंट को हमको प्राप्त करना है तो उसके लिए एक निगेटिव पार्ट और एक पॉजिटिव पार्ट क्या होगा। तो निगेटिव पार्ट में बड़ा एलिमेंट होना चाहिए, पॉजिटिव पार्ट छोटा एलिमेंट होना चाहिए। तो ऋण 4.3 के जस्ट इधर बाद में क्या होगा, ऋण 5 आता है ना। अब ऋण 5 में अगर मैं जोड़ देता हूँ 0.7 को तो ये क्या हो जाता है, ऋण 4.3 देगा। नहीं आएगा समझ में? भाई जोड़ना घटाना तो हमको आता है ना। ये 5 है, ये 0.7 9 9 10 हुआ तो सीधा 1 में पलटी मार देता है वो, है ना भाई। 0.1 2 3 सो पॉइंट में है 9 पहुंचा, 9 के बाद अब 10 करना तो सीधा वो 1 में आ जाता है। वही बात यहाँ पे किया जा रहा है कि मैं इसको एक बढ़ा मतलब लिख लिया -5 लिख लिया और ये क्या होगा 0.7 मतलब इसको घटा दिया तो रिजल्ट हमको क्या मिल गया 0.6। अब इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए -4.1 का मान निकालो तो ये हो जाएगा 0.59 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसी तरह से कहा जाए -4.2 तो क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। इसी तरह कहा जाए -4.3 हो गया ना, 4 लिखा जाए तो क्या हो जाएगा 0.6। फिर क्या होगा -4.5 लिखा जाए तो क्या होगा 0.5। फिर क्या होगा -4.6 लिखा जाए तो क्या हो जाएगा 0.4। मतलब मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ये इस लाइन पे याद रखिए। जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ना ये जो डब्बे बंद किया ये है, उस रिजल्ट ये आया है ना। अब आप लोग जो है ना इसका रिजल्ट चूंकि सबको समझाए थे तो समझो 0.1 लिख करके आ जाओगे माइनस में, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, निगेटिव के लिए हमेशा मैं बताया ऋण जो चिन्ह होता है ना वो हमेशा अमृत भी होता है गणित में। ठीक है, बोगेम्बो खुश हो बोलता है सामने वाला दुखी होना पड़ेगा है ना। बोले ना सकाल जो है खुश हूँ मैं ऐसा कहता है, बोगेम्बो खुश हुआ सामने वाला पक्का उसका काम होने वाला है तो ऋण जो है ना अमृतपुरी है। तो भाई ये चीजें आपको समझ में आ गया। इससे इस पूरे प्रकरण से आप ये देख पा रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा हमेशा 0 हो सकता है और 1 के पहले हो सकता है, 0 से 1 के बीच, जिसमें 1 इंक्लूड नहीं है ना। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, ये अवयव होगा किसका 0 और ओपन ब्रैकेट, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी के ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इससे क्या समझने को मिला आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर को लेता है, फ्रैक्शन पार्ट दशमलव के बाद वाले को लेता है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, जैसे मैं कहता हूँ 5.1 ना भाई, ये इसको मैं ऐसा लिखूं चलेगा क्या 5.1 प्लस 5.1 तो दो पार्ट हो गया। 5.1 को मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, मतलब क्या हुआ, मतलब ये रिजल्ट देगा 5, ये देगा 1, मतलब क्या होगा 5 ठीक है। एक सूत्र यहाँ पे निकल के सामने आता है बहुत बड़ा वाला, क्या x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और क्या होगा फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन जो होगा इन दोनों के योग के बराबर जो होगा वो एलिमेंट होगा x। ये x की तरफ निकल के सामने आएगा। समझ में?
ठीक है। अब देखिए इससे ग्राफ के बारे में चर्चा करते हैं। जो माइनस की लाइन सेंटेंस बोर्ड कर सकते माइनस सेंटेंस इसके लिए हां तो लिख लो, लिखिए यदि आंशिक भागफलन में इसी को आंशिक भागफलन बताया था, इसको उस समय पूछे थे आप लोग, मैं ऐसे ही बता दिया था, उसे क्वेश्चन ही बना दिया था, याद करो इसमें त्रिकोणमिति में। फिर बोला जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तब इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो बोला था वही अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। तो क्या लिखा जाए, यदि आंशिक भाग के फलन में अवयव ऋणात्मक हो तब मान ज्ञात करने के लिए फलन के अवयव को धनात्मक और ऋणात्मक भाग में विभक्त करते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक भाग में विभक्त करते हैं। जो लिखते जा रहे वो भी देखो, मैंने क्या कहा, यह देखो ना, आंशिक भाग फलन में एलिमेंट अगर ऋणात्मक हो तब उस अवयव को ऋणात्मक और धनात्मक भाग में बदलते हैं, विभक्त करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तत्पश्चात प्राप्त आंशिक भाग ये, तत्पश्चात प्राप्त आंशिक भाग ही क्या होगा, आंशिक भाग फलन का मान है, आंशिक भाग फलन का मान है। देखो आखिरी बार लाइन लिखो, उसको समझो। ये तो आपको समझ में आ गया ना, इसमें दो पार्ट हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। ये पार्ट इंटीजर पार्ट, देखो ध्यान से 1.5 क्या पार्ट है, इंटीजर, और ये क्या है, फ्रैक्शनल है ना भाई, आंशिक भाग। तो आपने क्या लिखा, इंटीजर का कोई रोल ही नहीं है इसमें इस फंक्शन में इंटीजर का कोई रोल नहीं, याद रखिए। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इंटीजर का ही रोल है। तो आपने कहा कि भाई जो आंशिक वाला भाग है, कौन सा, इसमें देखो 0.7, आंशिक वाला जो भाग होगा वही इस ऋणात्मक भाग का आंशिक, ये मिलेगा फ्रैक्शन। बात समझ में? अब तो पूरा लिपिबद्ध हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। चलो ग्राफ की बात करते हैं। इसको तो नोट पे लिखे, कैसे आए, समझ में आ गया? देखो ग्राफ की बात करें, ध्यान से देखना, ये है 0 है ना भाई, ये 0.1 0.2 0.9, ये 1, फिर क्या होगा 1.1 1.2 एंड सो ऑन 1.9, फिर क्या होगा ये 2 है ना। आप देखो ये 0 है ना, ये 1, ठीक है। मैंने 0 से 1 क्यों लिया, समझ में आया कि यही तो y का मान है जी, y का मान हमेशा यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, y बराबर fx लिखते हो ना भाई, आप कोई भी फलन को y बराबर क्या लिखते हो, तो y बराबर ऐसा लिखो तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा, y बराबर अगर ऐसा लिखो तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आएगी? तो y की वैल्यू, y वाले ऊपर में हम क्या, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ जा रही है, 1 के पहले 1 नहीं है, लेकिन 1 2 में लिख लिया। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इस पॉइंट को ध्यान देना, मैं ग्राफ बनाने का प्रयास करूँ। ये 0 लेने पर 0 आता है, 0 लेने पर क्या आता है, भाई इसका मान क्या होगा, 0 ही होगा। 0 लेने पर 0 आता है, 0.1 लेने पर, जल्दी बोलो क्या होता है, 0.1 मान लेते हैं, यहाँ पर 0.1 है, ठीक है, ये 0.1 0.2 0.3 एंड सो ऑन, ये यहाँ तक 0.1, आगे तो नहीं लेंगे,
जीरो लेने पर जीरो आया, बोलो हाँ। Yes, sir. 0.1 लेने से क्या मिला? एक एक चीज समझते जाना ना, स्टेप बाय स्टेप, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। 0.2 लेने से क्या आ रहा है? 0.2, ऐसा मैंने मिला दिया, है ना भाई। और 9 लेने पे क्या होगा? 0.9, ठीक है। ये पॉइंट 1 लेने पे क्या होगा? 0 यहाँ चालू हो गया। बात समझ में आई नहीं आया? एक लाइन इसका मैं सिस्टम में कैसा बना देता हूँ, ठीक है। ये बोलवा घेरा हूँ तो समझ में आया? शामिल नहीं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये कह रहा है कि ये 0.9 तक शामिल रखो आप इसको। 0.9 शामिल है। मतलब भाई 0.9 शामिल है। 1 जैसे आता है, अब देखो 1 का मान क्या होता है? 0। 1 जैसे आया तो ये पॉइंट फिर से क्या देगा भाई? 1 0 देगा। खरेखर देखा जाता है। अब फिर 1 के बाद 1.1 ले गए तो फिर 1.1 फिर 2, ऐसे करते हुए ये फिर आ जाएगा। ये इसको मैं 2 कर लेता हूं यहां पे, 1.9 है सो और ये 2। अब 2 पे फिर जब आते हो तो फिर क्या हो जाता है? 0। फिर ऐसे चलता जाएगा, फिर 3 पे फिर ऐसे चलता जाएगा, फिर 4 पे फिर ऐसे चलता जाएगा, फिर 5 पे फिर ऐसे चलता जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे ऐसे नेगेटिव पार्ट है। क्लियर? यहाँ पर आप एक बात थोड़ा ध्यान से देखना भाई ना, इसमें हो क्या रहा है, यही पूरा खेल कर देता है पूरा। इसमें हो ये रहा है कि x की वैल्यू मैं कुछ भी रख पा रहा हूं, कुछ भी। डोमेन क्या हुआ? रेंज, लेकिन इसका हमेशा किस में मिल रहा है? शून्य से, है ना भाई। मतलब पहले वाले डिब्बे में आप बहुत कुछ रख रहे हो, इस वाले डिब्बे में घुमा फिरा के आपको क्या दे रहा है वो? या तो 0 दे रहा है, या 0.1 दे रहा है, या 0.2 दे रहा है, या 0.3 दे रहा है, या 0.4 दे रहा है, या 0.99 दे रहा है। इसके अलावा वो कुछ नहीं दे रहा है। दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। इसके अलावा ये कुछ नहीं दे रहा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसका जो रेंज होगा वह रेंज क्या होगा? इसका जो रेंज होगा वो लिखा था 0 से 1 तक, जिसमें 1 शामिल नहीं है। तो इसका जो रेंज होगा वह क्या होगा? 0। ये 0 1 होगा, है ना। डोमेन सीधा सीधा क्या होगा? और यदि ये R से R में परिभाषित है तो कोडोमेन क्या होगा? ये मैं समझता हूँ सबको 100% समझ में आ गया। साइन ओवर मुझे बता दें। आज कल अभी बड़ौदा जाएंगे। हाँ, बड़ौदा कॉलेज से रीडिंग बुक करके साइंस कॉलेज आज ही ज्वाइन। आज ही ज्वाइन। भारी संघर्ष के बाद अब साइंस लाइफ अपना अपना से लगेगा, एकदम कभी भी जा सकते हैं। देखो भाई, कल शनिवार है, कल का टाइमिंग में 3 बजे रखता था, लेकिन एक हमारे कल शुक्रवार है क्या? लेकिन फिर भी बता देता हूँ। शनिवार क्या है, लग्जमबर्ग से हमारे एक मित्र आए थे, संजीव आनंद साहब। ठीक है, आप जानते हैं जुड़ा भाई राजीव आनंद साहब, संजीव आनंद साहब 28 वर्ष से। तो वो जो है आए हुए हैं, उनको समय देना है मुझे। तो शनिवार का टाइमिंग वो आ रहे हैं 3 बजे। ठीक है, तो 7 से 11 मेरा स्कूल रहेगा, 11:30 तक। तो 12 बजे से करते चलेगा क्या? 12 से 2 ऐसा कुछ चलेगा है ना? कंफ्यूजन तो नहीं होगा, किसी आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि क्लास नहीं ले पाऊंगा। जी सर, तो आप लोग तय कर लो करना है ना। तो मैं स्कूल से सीधा यहीं आ जाऊंगा और आप लोगों को जो पढ़ाना है लिखाना है पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर
सैटरडे संडे छुट्टी है। आगे बढ़े। यस अच्छा, अब आप बोल रहे सर ये सब तो ठीक है, मान लो ये पाई आ गया तो इसका मान कैसे निकालेंगे? 3.1 क्या है इसका? 3.1 बता रहा हूँ है ना। 3 पॉइंट क्या आएगा? 141 ऐसा एंड सो ऑन डॉट 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 जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? इस परिस्थिति में इसका रिजल्ट आपके हिसाब से 0.141114 जो भी है पॉइंट के बाद जो भी आएगा वही आंसर आना चाहिए, लेकिन वैसा लिखा नहीं जाएगा। इसमें ये लिखा जाएगा कि भाई पाई माइनस 1, जो भी आप आंसर बोल रहे थे वही है, वही लिखा हूं मैं, देखो ध्यान से दूसरे शब्दों में चेक कर लो। नहीं आई इसका समझ में? वही 0.14 आएगा ना। पाई का मान क्या होता है? 1 दशमलव क्या होता है? पाई माइनस 3 3 दशमलव क्या होता है? 1 4 1 ऐसा करके जो भी होता है। अब इसमें से -3 करो तो क्या मिल जाएगा? 0.14। ठीक है, तो लिखने का तरीका बस चेंज किया हूँ, बाकी आंसर वही है ना, याद रखिए। समझ में आया कि नहीं? लिखने का तरीका चेंज कर दिया हूँ मैं, लेकिन रिजल्ट सेम है। आप देख लो, मैं एग्जांपल से बता दूं। वर्गमूल 2 का मान क्या होगा? √2 का, हाँ क्योंकि √2 - 1, √2 का 1.414, √3 का 1.732 होता। बात समझ आएगी? सब में एक एक आ रहा है, एक को माइनस करते जाओ उस पर्टिकुलर एलिमेंट से, तो आपको पॉइंट वाले एलिमेंट मिलते जाएंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। बता दे बेटा, √5 का क्या होगा? वर्गमूल 5 का क्या होगा? ना देवी जगह से पूछो, अभी बता देना किसे पता है। तो पूरा सलेक्शन करवाना है। √5 है, क्या है आंसर? हाँ, मैं वही तक ले जाना चाह रहा था कि हम लोग 1 1 1 कहाँ से 1 तक, कहाँ तक जाओगे 1 को? वर्गमूल 5, आगे देखो वर्गमूल 4 कितना आता है बेटा? 2। ये तो तय हो गया ना कि वर्गमूल 5 का मान 2 से ज्यादा होगा। तय हुआ कि नहीं? क्या हुआ छोड़ो आप। देखिए ये तय हो गया कि वर्गमूल 4 का मान 2 होता है, मतलब वर्गमूल 5 का मान 2 दशमलव समथिंग आएगा। तो भैया √5 माइनस क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। यस सर। क्यों 2 करना पड़ा? समझ में आया? है ना। और आप वहां पे गुणाफू हंस के आते हैं -1 तो बता नहीं से नहीं, वो आप रूट में चले जाना, पहले रूट को देखना कि रूट में क्या कहानी बन रहा है। ठीक है, √9 तक जाएगा ये, है ना भाई? √9 तक क्या होगा? 3 के पहले रहेगा, है? हाँ हाँ, मतलब 2 के पीछे। ठीक है, और 3 के जैसे ही वर्गमूल 9 आया, 9 के बाद अगर हम बात करते हैं वर्गमूल 10, उस कंडीशन पर क्या हो गया? 3 दशमलव समथिंग आएगा, तो माइनस करना पड़ेगा। और केवल वर्गमूल 4 है, 0। केवल वर्गमूल 9 है, 0। क्योंकि वर्गमूल 9 कहो या 3 कहो, मतलब देखिए ना। तो ये ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप बना पाओगे? चलो मिला दो इसको। इस प्रकार से मैंने आज कंप्लीट किया ये फंक्शन से संबंधित जो पार्ट है, ये रियल फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, गणित में हम जितने भी फलन पढ़ रहे हैं, सारे फलन का सामना अभी जो मैं बताया हूँ वही फलन हम पढ़ने वाले हैं। आप देखना, एक एक चैप्टर है यार हर चीज के लिए। e की घात x, e की घात x एक तो चैप्टर पढ़ोगे, चर घातांकी फलन पढ़ोगे कि नहीं? वर्ग समीकरण ax² + bx कौन सा है? पॉलिनोमियल फंक्शन। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, 2 हो गए। त्रिकोणमिति फलन कौन सा? sin थीटा cos थीटा tan थीटा वाला त्रिकोणमिति से संबंधित फलन। बात समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे हम जितने भी फंक्शन अभी पढ़ रहे हैं ना, ये सब अपने आप में एक बम है। ठीक है, पूरा बोला है वो।
बुद्धि खराब कर देगा। लघुगणकीय श्रेणी ऐसा कर पढ़े ना, Yes, sir. लॉग वाला कहानी बनाएगा उसमें, तो सब अपने अपने में मजीरा बजाने के तैयार हैं। इसलिए उसको हमको अच्छे समझ जाना जरूरी होता है, ताकि हम जब उसमें घुसे उस क्लास में या उस चैप्टर में, तो उससे संबंधित सारी चीजें हमारे दिमाग में घूमना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने ये सारी चीजें बता दिया। अब मैं बात करता हूँ डोमेन और रेंज हम कैसे निकालें। क्या बात कर रहा हूँ मैं? याद रखिएगा, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं? 2 क्वेश्चन आपका, डोमेन और रेंज। डोमेन ज्ञात करने के लिए और रेंज ज्ञात करने के लिए मैं समझता हूँ शुरू से मैं बता देता हूँ। त्रिकोणमितीय फलन का डोमेन रेंज तो लगभग रट सा गया होगा आपको, साइन का पूछूंगा तो रेंज आप बता दोगे, है ना। और उसका जो रियल वो है डोमेन, वो आर होता है ना भाई। ये रट गए हैं आपका त्रिकोण बराबर। तो डोमेन और रेंज क्या है ये मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी समझिए, ध्यान दीजिएगा। ये है ए और ये क्या है बी, इन दोनों के बीच में एक फंक्शन डिफाइन जिसको हम बोलते हैं एफ। तब एफ का जो डोमेन होगा वो समझ में क्या है, एफ का जो डोमेन होगा इसमें जो भी जितने भी एलिमेंट रहेंगे पहले वाले डब्बे में, वो सीधा सीधा क्या होगा डोमेन। इसका पूरा का पूरा अवयव क्या होगा डोमेन। इसका पूरा का पूरा अवयव क्या होगा कोडोमेन। याद रखिएगा, प्रांत और सह प्रांत। ठीक है, तो सर कोडोमेन वाला कॉन्सेप्ट हमको बिल्कुल अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता। बोलोगे आप, मुझे मालूम है। चलिए उसको समझिए थोड़ा सा। आप देखना हर प्रश्न में ऐसा कहेगा if such that r tends to r, एक इस प्रकार है कि वो n से n में परिभाषित है। n मतलब नेचुरल, r मतलब रियल। हर प्रश्न में कहेगा if such that, या q है ना, q tends to q, जहाँ q क्या है रेशनल नंबर, कुछ ना कुछ कहेगा। शुरू वाला हमेशा a रहेगा, बाद वाला हमेशा b रहेगा। क्लियर है? तो कोडोमेन तो हमेशा, डोमेन तो हमेशा ए रहेगा, कोडोमेन हमेशा बी रहेगा। मतलब बी का पूरा का कलेक्शन क्या होगा कोडोमेन होगा। अब जो रिलेशन है, ध्यान से देखना, जो रिलेशन है, रिलेशन मतलब जो नीचे कोई रिलेशन ही तो आगे जाके फंक्शन बनाए जी। मतलब फंक्शन छोटा प्यादा है, बड़ा प्यादा कौन सा है रिलेशन, संबंध। संबंध में पूरा आ गया समुद्र, उसमें से छोटा सा एक कंडीशन को लेकर के बाहर निकले हम, जिसको बोलते हैं फंक्शन। बात समझ आए कि नहीं? हाँ, तो जो संबंध है वो क्या है, बहुत बड़ा विशाल काय राक्षस है समझो, ठीक है। और वो उससे निकला हुआ फलन एक छोटा सा उसका बच्चा। इधर देखो, तो डोमेन और कोडोमेन मैं समझता हूँ सबको समझ में आ गया है ना? यस सर। इसको समझना, याद रखिए 2 नंबर पाना है, दिक्कत होने वाली है ना। अब देखो, ये जो एफ है वह क्या है, फलन है, ये मशीन है। ये मशीन क्या करेगा, यहाँ जो डालोगे उसको अपने में देखेगा, उसके बाद उसको गुजार के वहां देगा बी। अब जो जो चीजें इसके लिए यहाँ मिलते जाएगा, जो जो चीजें यहाँ पे ये जो पॉइंट वाले हैं ना, जो जो मिलते जाएगा, इन सब का जो कलेक्शन होगा ना, इन सब का जो कलेक्शन होगा वह क्या होगा रेंज होगा। उस कलेक्शन में कुछ खास क्वालिटी होगी, उसी क्वालिटी को, कलेक्शन को लिखना नहीं चाहिए हमको पूरा, उसी क्वालिटी को हमको लिख देंगे रेंज में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं if such that r tends to r, फंक्शन डिफाइंड है fx = x²। अब तो समझना, मैं इसको एग्जांपल समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझ में आया क्या? अब देखिए, r से r में परिभाषित है, ध्यान देना, r से r में परिभाषित है, ठीक है। तो आप देखो ये जो हो गया x², है ना भाई, इसमें तो पूरा है बोल रहा है। ये r से r में मतलब डोमेन तो इसका समझ में आ गया होगा, r होगा। d लिख रहा हूँ, r समझ आना है ना, और cd लिख रहा हूँ मतलब समझ आना कोडोमेन, ये भी r होगा, यही बता दे रहा है भाई। दूसरा वाला घर में r ही रहेगा, पहले वाले घर में r रहेगा। अब हमको खेल किसके लिए करना है, रेंज के लिए। अब रेंज की क्वालिटी ध्यान देना,
कि यहाँ पे r का मतलब आप पॉजिटिव एलिमेंट रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, निगेटिव एलिमेंट रख सकते हैं, 1/2 रख सकते हैं, 1/5 रख सकते हैं, 10/15 रख सकते हैं, मतलब जो जो रियल नंबर के सदस्य होते हैं वो सब रख सकते हैं। एक यहाँ पे आप जानेंगे, एक को तो 1 आएगा, 2 का 4 आएगा, 0 का 0 आएगा, फिर 1 का फिर 1 आएगा, फिर 2 का फिर 4 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं देखो ध्यान से, इसमें खास बात क्या है? ठीक है, इसमें ना जो खास बात है वो क्या है? पॉजिटिव। उस वाले घर में जो भी मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है। तो इसका जो रेंज होगा ना वो क्या होगा? R प्लस। R प्लस करने का मतलब समझ में आया? वो जितने पॉजिटिव रियल नंबर है वो सारे के सारे क्या होंगे? रेंज के तहत आएंगे। तो मैंने डोमेन क्या होता है समझा दिया, रेंज क्या होता है समझा दिया, कोडोमेन क्या होता है समझा दिया। ये तीनों चीज आपको समझ में आएंगे। आया? कल कहाँ था भैया IITN? ऐसे कैसे बनेगा? तुम क्या कहता नहीं है वो दूसरा आया करना बेटा, तो समझ में आएगा है? रोज घसना पड़ेगा गुलाबू। आ गया बेटा समझ में? सब सारी चीजें समझ में आया आप लोग को? ओके, अब आप लोग नोट करेंगे। मैंने आपको डोमेन समझा दिया, रेंज समझा दिया। वो 2 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए थे तो बोलो तो पहले शुरू करते हैं से दिख नहीं रहा है। उठा दूं? एक बात तो तय हो गया कि रेंज निकालने के लिए हमको इस बी में जो कनेक्टेड एलिमेंट है उसको देखना है। इसको देखना है, कनेक्टेड मतलब समझ आ रहा है ना? इसके साथ जो कनेक्ट हो रहा है उसको देखना है, पूरे को नहीं देखना है। पूरे को जो कनेक्ट हो रहा है ना उसी को ही हमको लेना है रेंज में। रेंज में लेना बोलते हैं ना सर, इसको रेंज में ऐसा वाला। तो रेंज में लेने का मतलब यही है। देखो भाई 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं इसी पैटर्न से। आपको पूछे तो क्या था? 1 से 20 में होंगे सर, देखना पड़ेगा सर। 1 से 20 ये क्वेश्चन आया है आज का क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। y इज इक्वल टू e टू द पावर x और ये x प्लस कितना हो जाएगा 1, x की वैल्यू बड़ा है बराबर है 0 से कह रहा है का परास याद कीजिए, जहां पर ये जो है ना ऐसा थोड़ा देखो, जहां ये महत्तम पूर्णांक है तो क्या है, ऐसा ऐसा दे रहा है, स्पेशल बताया रहेगा। वैसे सर्कल वाले में स्पेशल बताया रहेगा कि ये पार्शियल पार्ट फंक्शन। ये क्या बोला है? इसका महत्तम है ना, महत्तम पूर्णांक फंक्शन है बोल रहा है ना। और ऑप्शन है इसका 0 इंफिनिटी, दूसरा है 1 इंफिनिटी, तीसरा है क्या भाई 0 इंफिनिटी एंड नेक्स्ट जो है वह कहता है 1 इंफिनिटी। ये एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है इसको लिख देना, यदि कहता है यदि 2x अपॉन 15 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, इसमें भी कहा है जहां ये जो है ना वो महत्तम पूर्णांक फलन है, ठीक है भाई। तब पहला ऑप्शन कहता है 15 लेस आर इक्वल टू 3y लेस आर इक्वल टू 30। दूसरा ऑप्शन कहता है 5 लेस देन 2x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 30। तीसरा ऑप्शन है 5 लेस आर इक्वल टू 2x
प्लस 3 बार लेस देन, एंड नेक्स्ट है 15 लेस आर इक्वल टू 2x प्लस 3 बार लेस देन। ये दोनों क्वेश्चन आपके 2019 के एग्जाम में आए। अपन एक वीडियो बनाएंगे YouTube चैनल के लिए, 3-3, 4-4 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं ना उनका 5 से 10 मिनट 15 मिनट इसको हम लोग आराम करेंगे। अभी नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में एक कोने कोने पहुंचना चाहिए, अल्लाह करना चाहिए, अल्लाह अच्छे से होनी चाहिए। यस सर। तो अभी की स्थिति में यहाँ कम से कम 200 होने चाहिए, है ना? वो हो जाता है। चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। आप कोई भी ये नहीं कर सकते कि सर आपने ये सब नहीं पढ़ा है। मैं ये नहीं बोलूँगा, ये वाला डब्बा वाला क्या है? इसमें जो डब्बा है चल घातांकी फलन। इसका क्या ज्ञात करना है भाई? इसका क्या कहता है? रेंज ज्ञात करना है ना। रेंज हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? रेंज ज्ञात करना है। अब थोड़ा देखो कहानी समझना थोड़ा सा, इसका एक एक चीज समझना। x कह रहा है, पहले वाले डिक्टेट हमेशा कौन रहता है? x के मान रहते हैं। इसके मान रहते हैं। तो इसने तो कह दिया कि x का मान आप मतलब 0 से ज्यादा लोगे, यही कह रहा है ना भाई? ये मशीन जो है ये है, बात समझ में आई नहीं? अब इस 0 को मैं इसमें रखता हूं तो क्या होगा? e टू द पावर 0 0 प्लस 1। आपको याद हो जाए किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 तो 1 होता है। 1 अपॉन 0 प्लस 1 ये 0 क्या देगा आपको? 1 तो होगा, ये तय है, होगा ना? 1 तो होगा, ये तय है। ऑप्शन में देखो 1 कहाँ ले रहा है? पहला आंसर बी ही आ जाएगा फट से, ठीक है? बी आ गया ना, मतलब इसको करने के बाद ही आप देख पा रहे हैं कौन शामिल है, ठीक है? तो 1 शामिल है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। बाकी करने की आवश्यकता नहीं है, और करना भी चाहो तो ध्यान देना कहां से देगा? 1 से अनंत तक आएगा आंसर इसका। मतलब अगर आप 1 रखेंगे तो क्या होगा? e अपॉन 1 प्लस 1, e अपॉन 1 प्लस 1, e अपॉन 2। अब बोलो सर e क्या है? e का मान जब मैं चरघातांकी पढ़ाऊंगा, e का मान जो होता है ना 2 और 3 के मध्य होता है। इसको नोट कर लीजिए। e का मान क्या होता है? 2 और 3 के बीच में होता है। 2.1 से 2.9 तक। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो रहा है? यस सर। 2 और 3 के बीच में होता है। तो ये एग्जाम में आया है। बनाने में कितना टाइम लगा? 10 सेकंड में बन जाता है। हाँ, तो आपको क्या करना है? कंडीशन को पहले देखना है। जो कंडीशन है ना, वो कंडीशन कहीं ना कहीं आपका खेल करने वाला है। कंडीशन कुछ और दे दिया तो कुछ और खेल रहता, ठीक है? लेकिन ये जो कंडीशन के आधार पर ही तो मैं खेल किया ना यहाँ, ठीक है? तो क्वेश्चन जो है ना ज्यादा एकदम बड़े बड़े भौकाल टाइप का नहीं आता है। आया था पिक्चर देखो भौकाल, भोपाल वेब सीरीज देखो, बहुत नंबर है, बहुत अच्छी भौकाल। मोहित रैना। हाँ, जो सीजी बना जबरदस्त, उसका वो वहां भी बहुत अच्छा सीन है। भौकाल है ये क्वेश्चन पूरे लॉकडाउन में। बात समझ में आया क्या? यस सर। बुझा दो इसको। यस। इसका मान 1 से कम होगा, 1 होगा, 1 से ज्यादा होगा। 2 e अपॉन 2 है तो 2.1 है बटे में 2, तो 2 1 कम 2 है ना, 0.1 का भी कुछ ना कुछ तो पार्ट होगा, भले 0.000 समथिंग होगा, ठीक है? 1 से ज्यादा ही होगा। कि आप डिवाइड करते जाओ, e का वर्ग करोगे आप, आगे में 2 लोगे तो e का वर्ग मतलब क्या होगा? 2 और 3 के बीच का वर्ग। अगर 2.5 कमाए तो वर्ग ले लेते हैं,
ठीक है भाई, 25 25 625 6.25 आ जाएगा। उसको 2 से डिवाइड करोगे तो और बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। घात 10 हो गया तो और बढ़ते जाएगा। कहां तक जाएगा ये? अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो ये -1 से कहां तक होगा? अनंत। नहीं सॉरी 1 से, हाँ उसी का तो कहानी बना रहा हूँ। ये 1 शामिल है कह रहा है, वो तो शामिल हुआ ना। ठीक है, अब इसमें देखो 1 शामिल नहीं है, इसमें 1 शामिल नहीं है। आप इसको टिक नहीं लगा सकते। ठीक है, आप इसको लगा देंगे। और अनंत तो किसी में भी शामिल नहीं होता है, अनंत तो अपने आप। तो ये हो गया आपका आज का पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा। ठीक है क्या? यस। अब अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है थोड़ा देखिए। ठीक है, इसकी वैल्यू x होती है। कब 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 मैं कहता हूं इसकी वैल्यू जो है, मान लो 5 की वैल्यू हम 5 लेते हैं। कब लेते हैं? तो समझना बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ। आपने लिखा है ना GIA इज लेस देन R इक्वल टू X। R इक्वल टू ना X, मतलब 5 लेस देन R इक्वल टू X लेस देन 6। बोलो सर ये क्या कहानी बना दी आप? इधर देखो, 5 के लिए क्या आएगा? 5.1 के लिए क्या आएगा? 5.2 के लिए क्या आएगा? 5.9 के लिए क्या आएगा? और 6 आने के बाद वो 6 हो जाता है, इसलिए बराबर नहीं किया हूँ। यानी कि हूँ बराबर नहीं किया हूँ। 6 के पहले मतलब 5.9 तक, 5.9 तक मतलब 5.1 से 5.9 तक का सारा रिजल्ट क्या देगा? ये समझ आपको नहीं लग रहा? ये समझ में आएगा? यही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? जानो क्या इसको? ये इसको लेकर छाप लो, दिक्कत हो गया। 5.1 से लेकर 9 तक के सबका मान 5 दे रहा है ना। ठीक है, वो कहाँ गए दोनों? क्या सुनंदनी वो मिल जा रहा है ना। अच्छा, और वो मनीष हाँ 5-6 बजे सोता है सर, बहुत मुश्किल है। रोज आ रहा तो रोज पढ़ा कॉल लगाए तो नहीं उठाए। दे दिए, फीस दे दिया। इसी बात में नहीं मतलब कोचिंग करेगा इतना 100% फीस दे दिया, मतलब वही है कि कोचिंग तो करेगा, लेकिन आज सर वीडियो का काम वो भी नहीं आ रहा। दोपहर को अटेंड कर लेता हो। वीडियो बहुत सुंदर है। ये डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज दोनों है। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, एडवांटेज है हमारे लिए। छत्तीसगढ़ के बच्चे पढ़े ना, अभी तक हम सीमित थे। ठीक है, फाइनाइट थे, कोई फाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, दिखा दो क्या? अब बच्चे होनहार, भावी व्याख्याताओं सुनो। इधर देखो भाई, ये देखो 2x अपॉन 15 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू क्या कह रहा है? 1। जोर से बोलो 1। इसका मतलब ये कह रहा है कि 2x अपॉन 15 प्लस y अपॉन 5 इज लेस देन r इक्वल टू 1 इज लेस देन 2। Just like example, 5.1, 5.2, 5.9 is equal to 5. इसकी वैल्यू 1, that means 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.9 तक। ये सब 15 गुना कर ये भी ऑप्शन है। 15 गुना कर। ठीक है। अब क्या करोगे? आपको देखना है 2x plus 3y।
यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करो, इसको 2x करना है तो 15 से क्या करो, सब में मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 15 में सारे इक्वल टू 2x प्लस यहाँ 15 3 है ना, 3 कैसे हो समझ में आया? यस सर। हां पूरा लिख देता हूं, तो जल्दी हो रहा है बोलोगे आप। 2x बटे 15 धन 15y बटे 5 लेस देन 15 गुणे 30, इसको भी लिख दो 15 गुणे 2 15 गुणे 1, ठीक है भाई। ये होगा 15 लेस आर इक्वल, ये कैंसिल होगा 2x और ये प्लस 5 दिया, क्या हो जाएगा 15 लेस आर इक्वल टू 15 गुणे 30 आर इक्वल टू, ठीक है भाई। तो इसमें देखो कौन से ऑप्शन में है, डी, तो सब डी ए में ग्राफ फंस दिए थे हम लोग, ठीक है, साइन को नहीं देखे थे। तो डी जो है ना आपका इसका रिजल्ट। तो देखो उस फंक्शन का पढ़ना, उस फंक्शन का समझ में आना, आपको क्या तरह एक क्वेश्चन में बना देगा, नहीं आया लगता समझ में। वो 15 लिखो कि 5 लिखो, ये वाला हां 15 15 सब में 15 गुणा किया हूं मैं ना, 15 के साथ में ऐसे गुणा, सब में 15 गुणा सब में किया हूं तो क्योंकि मैं लास्ट में हां थी सर। समझ। इन दोनों क्वेश्चन से क्या शिक्षा मिल रहा है? फंक्शन से और तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो फर्क जाएगा। नहीं तो ठीक है, इससे ये आपको ये शिक्षा मिल रही है कि जब तक इस टाइप के फंक्शन के बारे में हमको गहराई से नहीं मालूम रहेगा, और इसमें पक्का गुण आपको घस के आएंगे। बात समझ में है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? पूरा माथा खराब करके आएंगे, ठीक। तो अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जो मैं आपके दिमाग में डाल दिया हूँ, मैं समझता हूँ जब आप व्याख्याता बन के स्कूल में जाओगे तो इसको भी अच्छे से पढ़ा, ठीक है। तो मैंने आपको लगभग सारी चीजें बता दिया है। अब हम थोड़ा सा डोमेन रेंज की तरफ आगे बढ़ते हैं। डोमेन रेंज में और थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन और है, सुनो सुनो, मिटा दो क्या इसको, मिटा दो वापस। तो चालू कर लेते हैं। क्या मेरे भैया हैं जो प्रोफेसर हैं बलौदा में, बलौदा मतलब इधर बलौदा, सीकर बलौदा, उनका अभी अभी ट्रांसफर हुआ है हमारे साइंस कॉलेज, गणित के प्रोफेसर हैं। तो उनको रिलीविंग करवाने जाना है, उसके बाद यहाँ ज्वाइन भी करना है। पढ़ाऊंगा पूरा, चिंता थोड़ा सा पहले छोड़ लिखिए। fx इक्वल टू, आज का क्वेश्चन नंबर 3, fx इक्वल टू है 1/1 माइनस x, 1/1 माइनस x, तब f ऑफ fx का मान क्या होगा? 3 बार है ना, 1 2 3, f ऑफ x का मान क्या होगा? पावर सेट इसमें कोई पावर सेट नहीं, ध्यान देना। fx है, fx का मान कितना है ना भाई, समझ में आता है? fx इक्वल टू मैं लेता हूं x, ठीक है। तो f ऑफ fx जो होगा ना, तो क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। ऐसे समझ में आया? यस सर। हाँ यस, पूरा ही समझ में आया कि नहीं? आगे आगे। तो आप देखो ये f है, फिर f है, फिर f है, इनटू नहीं याद रखिए ना, इनटू नहीं है। तो ये देखो f, इसको आप x मानो, क्या मानो, तो जहां जहां x है उसको उसके जगह पे रख दो, तो क्या होगा 1/1 माइनस fx। चेक करो समझ में आया? ये इसका मान ना, कहां गया, इस पूरे का मान, और बराबर है, मतलब इस 2 का मान मैंने ये लिखा और बाहर में f था उसको ले, ये लाइन समझ में आएगी? समझना, एक एक चीज को नहीं दिक्कत होने वाली है, ठीक है। अब ये बताओ, ये f है 1 माइनस fx का मान क्या है, 1 माइनस 1 माइनस x, ठीक, क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 माइनस x हो जाएगा, 1 माइनस x माइनस 1, ठीक है। कितना होगा f 1 माइनस x अपॉन में,
ठीक है, देखो सही लिखा नहीं। अब ये बताओ फिर से, अब fx हो गया ये, अब फिर से fx हो गया, तो fx की वैल्यू क्या है 1/1 माइनस 1 माइनस x अपॉन a माइनस x। फिर f गायब हो गया, देखो ये f अब गायब हो गया। हाँ कितना हो जाएगा ये -1 ऊपर जाकर क्या होगा माइनस x अपॉन में क्या होगा माइनस x -1 प्लस x कैंसिल हो जाएगा, माइनस x अपॉन -1 कैंसिल हो क्या होगा x। इसका आंसर क्या आ जाएगा x। तो ये फलन का थोड़ा सा खेल किया गया है कि फलन 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 है ना, अभी मैं कहता हूं दो चार लोगों को समझ में नहीं आया होगा, देंगे हां सर वो ब्रैकेट आपकी ऐसे लिए थी ऐसे क्यों की है? अरे आप देखो यही पे कंफ्यूजन है, जब भी हाँ जब भी ऐसा कुछ लिख रहा है ना, याद रखिएगा क्वेश्चन में आप देखो दो क्वेश्चन बताया, उससे आपको ये भी शिक्षा मिली होगी कि साइड में कह दिया है कि ये जो है आंशिक महत्तम पूर्णांक है ना, इसमें कुछ कहूं क्या तो मेरी स्वतंत्रता था कुछ भी लिख दूं मैं, ठीक है। आप कहना पड़ता मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तब उस कंडीशन फिर अपन कुछ और खेल कर ले सकते नहीं, सर्कल वाला मत देना, सर्कल वाला फिर वो सर्कल सीधे समुच्चय रिप्रेजेंट करता ना। देखो सर्कल को ना स्टैंडर्ड मान लिया गया, सर्कल ब्रैकेट को एक्चुअली स्टैंडर्ड मान लिया गया सेट के लिए, ठीक है। और बाकी एक सर्कल जो है उसको फिर बाजू में लिखना पड़ेगा कि वो फ्रैक्शन वाला पार्ट है। एक जो ब्रैकेट है जो इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं, जनरली इसको क्लोज ही बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। अभी पढ़े थे ना क्लोज इंटरवल, दोनों सामने है क्लोज इंटरवल बोलते हैं। उसके बाद ये सिंपल हम लोग इसको रखने के लिए, अंदर रखने के लिए हम ऐसा यूज करते हैं। तीसरा क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसका यूज करते हैं। तो हर जो उसका ना वो 2-3 बार मेथड्स में यूज होता है, लेकिन कब कहां होता है, बाजू में देना होता है, बाजू में लिखना होता है, ठीक है। तो बढ़िया, ठीक है। इधर देखो भाई, मिटा दोगे, मिटा दो। देखिए यदि क्वेश्चन है fx = 3 + 4 sin x, 3 + 4 sin x, इसका डोमेन और क्या निकालना है, रेंज निकालना है, ठीक है। r से r में परिभाषित है, कहां से कहां परिभाषित है, r से r में। तो डोमेन क्या हुआ, r हुआ, उसको मैं नहीं जाता हूं, डोमेन क्या होगा, कुछ भी रख सकते हो। रेंज के बारे में बात करते हैं। रेंज के लिए आपको समझना होगा कि sin x का जो मिनिमम एलिमेंट होता है वो -1, मैक्सिमम एलिमेंट क्या होता है 1। याद रखिएगा y की वैल्यू को ही हमको देखना पड़ता है, मतलब बाद वाला y मतलब इमेज होता है, याद रखिएगा ना, x का इमेज होता है, y बराबर fx मतलब समझ में आता है, y बराबर मैं fx कह रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो y है x का क्या है, प्रतिबिंब है, क्या है। तो इस बीच में मैं प्रतिबिंब को ले आऊं तो प्रतिबिंब कहां से कहां तक लाई कर रहा है ये दिख जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो आप 4 का गुणा करो भाई सब में, तो -4 लेस आर इक्वल टू 4 sin x लेस आर इक्वल टू 4, फिर आप 3 जोड़ो तो 3 ऋण 4 लेस आर इक्वल टू 3 + 4 sin x लेस आर इक्वल टू 4 + 3, ठीक है। ये कितना होगा, -1 लेस आर इक्वल टू y लेस आर इक्वल टू 7। ये y क्या है, y इमेज है किसका, x का, कहां से कहां लाई कर रहा है, -1 से 7 के बीच में। इसका आंसर क्या आएगा, -1 7 बिलोंगिंग टू b, या जो भी y कहां पे होगा, बिलोंगिंग टू r। y मतलब रेंज, रेंज ना, स्मॉल y मतलब रेंज की बात कर रहा हूं, यस सर, इमेज की बात कर रहा हूं। मतलब इस वाले डब्बे में क्या क्या है, ये r है, ये भी r है, बहुत सारे एलिमेंट है इसमें भी, बहुत सारे एलिमेंट इसमें भी, लेकिन इसमें हमको -1 से 7 तक के एलिमेंट ही हमारे काम का है, जो इमेजेस बना रहे हैं किसके, अपने x का। तो ये जो कलेक्शन होगा ऋण 1 और 7, यही क्या कहेगा, रेंज कहलाएगा, किसका, इस फंक्शन। तो ये निष्कर्ष निकला, चाहे sin x हो चाहे cos x हो, उस परिस्थिति में sin और cos x का जो मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट होता है वो cos और sin का रेंज होता है। उसी रेंज में बीच वाले अवयव को आप जुड़ा, भाग, जोड़, घटाव जो भी दिया है उसको लेके आना का प्रयास करना है, और उसके आगे अधिकतम न्यूनतम मान लीजिए, हाँ अधिकतम न्यूनतम वाला जो पढ़ाया था उसके आधार। लेकिन अभी जो नहीं पढ़ पाए हैं वो केवल ये याद रखो कि sin का मान cos का मान हमेशा -1 और 1 के बीच में,
आप देखो ना भाई, साइन का एंगल कुछ भी रखो हमेशा एक तक जाएगा, न्यूनतम ऋण एक तक जाएगा, उससे आगे बढ़ेगा नहीं। कॉस का नहीं, कॉस का भी -1 1 होता है, वो 0 1 से माइनस। हाँ 0 1 वाला तो अलग, इनवर्स वाली बात करो वो उसमें 0 5 होता है। आगे बढ़े, इस कैटेगरी का समझ में आ गया आपको? ऐसे क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। ठीक, तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, इस रिलेटेड क्वेश्चन को आप लोग बनाते रहिएगा, ठीक है। वर्गमूल के भीतर अगर कोई अवयव हो तो उसको कैसे करेंगे? रूट के भीतर के एलिमेंट के लिए क्या करना होता है? बताना तो आप। लिखो रूट ओवर x -1, f(x) इक्वल टू है रूट ओवर x -1। अब रूट वाले जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे उसके लिए कॉन्सेप्ट नोट करिएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि वर्गमूल के भीतर, चूंकि फंक्शन r से r में डिफाइन याद रखिएगा, r से r में डिफाइन है। कहां से कहां डिफाइंड है? r से r में, ठीक। तो रूट के भीतर जो भी अवयव होगा वो निगेटिव हुआ, मतलब कॉम्प्लेक्स में चला गया। किसमें चला गया? मतलब अब उस घर का सदस्य नहीं रह पाएगा, ठीक। मतलब वर्गमूल को आपको फंक्शन ये बताने के लिए आपको वर्गमूल के भीतर के एलिमेंट को 0 से बड़ा या 0 के बराबर रखना पड़ेगा, तभी वो फंक्शन डिफाइन होगा, r में आएगा, रियल नंबर में आएगा। ये समझ। तो अब यहाँ पे हाँ, ये जो रूट के भीतर एलिमेंट है ध्यान देना, अगर रूट के अंदर 5 हो 6 हो तो समझ में आता है इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो रियल में होगा, r में होगा, r वाले डबल में होगा, ठीक है। लेकिन -6 आ गया तो -6 मतलब समझ में आता है क्या होता है? -1 वर्गमूल चाहिए, आयोटा वर्गमूल चाहिए, आई इसमें नहीं होगा, है ना। तो इसका मान हमेशा क्या होना चाहिए? एक का मान बड़ा होगा, बराबर होगा 0 से। इस ही कंडीशन पर एक फंक्शन अपने आप को फंक्शन रहेगा। अगर वो निगेटिव हुआ मतलब आयोटा जाएगा, आयोटा हुआ मतलब वो r में नहीं आएगा। तो अब जितने भी वर्गमूल वाले क्वेश्चन आपको दिखेंगे जिसमें रेंज और डोमेन निकालना है, तो आपको पहला स्टेप ये देखना होगा कि ब्रैकेट के भीतर जो अवयव है उस अवयव को 0 से बड़ा या बराबर पहले कर ही लीजिए। समझ में आ गया है? समित संख्या पढ़ा है यार? अच्छा 11वीं समित संख्या 11वीं कक्षा कैसे नहीं पढ़ा होता है यार? अरे पहले मैं पढ़ाया ही कहाँ हूँ अभी। समित संख्या नाम सुने हो कुछ? क्या सुने? ऐसी संख्या है जिसमें दो भाग होते हैं, पहले भाग को वास्तविक भाग और दूसरे भाग को अधिकल्पित भाग कहते हैं। इसे r इसे z बराबर a प्लस i के रूप में लिखते हैं, जहां i का मान वर्गमूल -1 होता है, a और b एलिमेंट होते हैं, r में स्वाहा, ठीक है। ये है सम्मिश्र संख्या की परिभाषा। तो अभी तक पहली से 10वीं तक जितना नंबर पढ़े हैं हमन वो सब ये वास्तविक संख्या, जोर से बोल। अभी यार आप कह रहा हूँ जो जुबान से निकल रहा सब वास्तविक, लेकिन उसमें अगर आई आप आ गया तो वो अब सम्मिश्र में चला जाता है। इसमें चला जाता है सम्मिश्र संख्या में, ठीक है ना। तो आयोटा वाला कब देगा? जब रूट के भीतर क्या आएगा? हमको इस घर में क्या है? r है, और ये i एक दूसरे के दुश्मन नहीं आएगा, इसलिए इसके भीतर का मान हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और ये शो क्या कर रहा है? देखो ध्यान से, ये शो क्या कर रहा है भाई? ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 का मतलब ऐसे शो कर रहा है ना, ठीक है। x की वैल्यू ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 शो कर रहा है ना भाई, 0 से लेकर इधर तक, इधर नेगेटिव नहीं होगा।
इसका मतलब है बेटा, समझ में आया कि इसका मतलब ग्राफ नहीं समझ में आया कि नहीं आया? तो इसकी मत बोल भाई, आ गया ना। अब देखो इसकी वैल्यू मगरा का जहां मुंह रहता है ना, ऐसे रहता है ना, वही बड़ा रहता है, समझ में आया? मगर जानते ना, मगर का मुंह है, देखो ध्यान से, अब यहाँ जो भी रहेगा वो बड़ा होगा, किससे? और नीचे में ऐसे बराबर भी जाना तो बराबर भी हो सकता है, ठीक है? ठीक है, तो ये लाइन में समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि वर्गमूल में जो भी क्वेश्चन आएगा तो ये आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि मुझे ब्रैकेट के भीतर जो भी अवयव है वर्गमूल के भीतर उसको बड़ा से बराबर जो करना ही है। क्यों करना, उसके पीछे में 10 मिनट का लेक्चर दे दिया है ना, इसको छाप लेना दिमाग में। अब देखो भाई, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हुआ, 1। ट्रांसफर करोगे ना, x क्या है, क्या है, बोलो बोलो बोलो। x जो है पहले वाले डब्बे का सदस्य है, याद रखिएगा। x जो है डब्बा रियल नंबर से बनाते आ रहे हैं, डब्बा डब्बा करते हैं। देखो मानो ये देखो ये x है, ये y है, तो ये x वाले सारे एलिमेंट इसमें रहेंगे, है ना भाई? Yes, sir. x is greater than or equal to 1, that means 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। नेगेटिव होगा ही नहीं पहला, तो डोमेन जो है r प्लस हो गया, ठीक है भाई? r प्लस करना ठीक नहीं हो रहा क्योंकि जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है? इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इधर ध्यान दें, ऐसा कर सकते हैं, ये 1 है और उसके बाद के सारे एलिमेंट, तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1। देखो अब सही है, देखो डोमेन जो है, ठीक है, अब ऐसा लिखूंगा तो एकदम डिफाइन हो जा रहा है। सर r प्लस माइनस 0 भी लिख सकते हैं क्या? r प्लस माइनस 0 हां माइनस 0 ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? r प्लस माइनस 0 मतलब r प्लस में क्या आएगा, 0 से लेकर एक एलिमेंट आएंगे, है ना भाई? तो ठीक, कर सकते ये भी, इसमें भी बहुत आसान है, ध्यान देना। क्या किया मैंने, जो शामिल है उसको लिया, भागा है अनंत, ठीक है? ये हो गया डोमेन। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब ये बताओ बच्चे होनहार, रेंज के लिए हमेशा हम किसको देखते हैं? y। किसको देखते हैं, जल्दी बोलो। ये x बड़ा है बराबर x, याद रखिएगा। एक्चुअल में यही तो y है ना, तो y इज इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 1, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1। मैं अब रेंज के लिए क्या कर रहा हूं, पर ध्यान से देखना, y की वैल्यू को हमको देखना होगा, ठीक है? इस फंक्शन में y और x है, तो मैं अब x के लिए इस फंक्शन को सॉल्व कर रहा हूं, इसको जो क्वेश्चन है x के लिए सॉल्व किया तो ये मिला, और ये x क्या है जी, बड़ा है, बराबर है किससे, 1 से, तो y स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है भाई? मतलब क्या होगा, y स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1, ऐसे होगा ना? कुछ गड़बड़ कर रहा होगा? नहीं, ठीक चल रहा है ना? y का वैल्यू एक मिनट, 0 कैसे आ गया, वही तो बोल रहा हूं। ये 1 होगा ना, ये 1 है ना। देखो भाई यहाँ पे ये 1 हट जाएंगे, तो सब कैसे हट गए, पानी बनाओगे आप, ठीक है? अब क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 लेस और इक्वल टू 1 माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। y का वर्ग है, अपने आप में 0 बता देता है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बता रहा है, इसका मतलब y की वैल्यू 0 हो सकता है, और कहां तक, अनंत तक। शामिल कीजिए सर, इसको शामिल कर दो, 0 बस शामिल तो है, तो शामिल है, शामिल तो है, शामिल तो है। ये शामिल कर दिया, अनंत कभी भी शामिल वाली बात नहीं करेगा। ये क्या हो गया जी, इसका रेंज हुआ, रेंज। तो इस क्वेश्चन से क्या शिक्षा मिलती है भाभी व्याख्याताओं, इससे ये शिक्षा मिलती है कि वर्गमूल के भीतर जो भी अवयव है उसको बड़ा है बराबर है 0 करने पर x के जो रिजल्ट आएंगे वह बताएगा डोमेन को। बोलो हाँ। Yes, sir. अब जो प्रश्न दिया रहेगा उस प्रश्न को x के लिए सॉल्व करने पर x को पूरा का पूरा y के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इस x का जो क्वालिटी आया है उस क्वालिटी में उस वैल्यू को पुट करके y में क्या क्वालिटी है ये निकाल पाना रेंज को क्रॉस करता है। मतलब y की वैल्यू निकालना
y कहाँ लाई कर रहा है ये निकालना, वो होता है रेंज। x कहाँ लाई कर रहा है ये निकालना होता है डोमेन। तो वर्गमूल से संबंधित जितने क्वेश्चन आप बना दे, ठीक, टाइम बताओ। ठीक, तो आज कथा इतनी भाई। सुनो भी हनुमान, जो जन जहां से आए पैदा करो प्रस्थान। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कल मिलते हैं सेम टाइम।